वेलकम बच्चों। हम यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, तो बायफिलर सस्पेंशन मेथड यूज टू डिटरमाइन। तो बायफिलर सस्पेंशन मेथड बच्चों क्या डिटरमाइन करता है, तो आप लोगों ने ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा। तो मैं साथ साथ आपको यहाँ पे इसको बताता भी रहूँगा इसका सोल्यूशन। तो जो कंटेंट हम लोगों ने किसी और टॉपिक में कवर नहीं भी किया है वो आप इजीली यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ कवर उसे करते चलेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा और क्वेश्चन को आप लोग प्रॉपरली सोल्यूशन भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा, बायफिलर सस्पेंशन हो या ट्राइफिलर, बायफिलर सस्पेंशन हो या ट्राइफिलर सस्पेंशन हो, इनका मतलब होता है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना, तो ये एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालने का तरीका होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक थ्रेड से टाइट कर देंगे इधर और इधर, ठीक है ना। फिर उसके बाद इनके रोटेशन करेंगे, मतलब इसको हल्का सा टिल्ट करके छोड़ देंगे, तो ये इस तरह से रोटेशन करना शुरू करेगा। तो बच्चों ऐसे किसी फिक्स बार से जब ऐसे दो स्ट्रिंग से हम लोग करते हैं, तो इससे हम क्या मेजर करते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह की लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम मेजर करते हैं बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल बायफिलर सस्पेंशन। और जब यही हमारा कोई प्लेट की फॉर्म में होता है, जैसे कोई सर्कुलर प्लेट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग इस तरह से निकालते हैं, तीन जगह से टाइट करके, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइफिलर सस्पेंशन। समझ गए ना। तो बस सिंपल है, बायफिलर मतलब दो स्ट्रिंग से सस्पेंड करना, ट्राइफिलर मतलब तीन स्ट्रिंग से सस्पेंड करना। तो यहाँ लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, वहाँ सरफेस एरिया जिनका बड़ा होता है उनके लिए होता है। तो ये हमारा मेजर होता है बच्चा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो इस मेथड से हम लोग करते हैं। क्लियर है बच्चों, समझ आ गई बात। तो यहाँ पे आंसर क्या रहना चाहिए हमारे पास क्वेश्चन का, तो आंसर रहना चाहिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों काफ़ी, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही क्वेश्चन है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे उस सब टॉपिक के क्वेश्चन लिए हैं पहले, जिनका हमें कमी आइडिया होता है। तो यहाँ पे है, इन ऑर्डर टू डबल द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के पीरियड को अगर हम डबल करना चाहें, टाइम पीरियड को, तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, मास को डबल करके, मास को 4 टाइम्स करके, क्वाड्रपल मतलब 4 टाइम्स, लेंथ को डबल करके, लेंथ को 4 टाइम्स करके। तो बच्चों आप सभी को फॉर्मूला भी पता है इसका, कि सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, इस टाइम पीरियड को हमें डबल करना है, तो टी डैश विल बी इक्वल टू 2π। अगर मैं लेंथ को 4 टाइम्स कर देता हूँ, तो 4 टाइम्स बाहर आएगा 2, है ना, बाहर हो जाएगा 2 आ जाएगा बाहर, तो टी डैश विल बिकम 2 ऑफ 2π√L/g। तो इट विल बिकम टी डैश इज इक्वल टू 2t। तो दैट इज टाइम पीरियड विल बी डबल्ड बाय क्वाड्रपल दी लेंथ ऑफ दी लेंथ आपकी स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आंसर टिक करेंगे। अगर आंसर पे आते हैं तो आंसर यहाँ पे हमारा रहना चाहिए डी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ बॉडी इज सिंपल हार्मोनिक मोशन विल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन इट्स एम्पलीट्यूड इज, अ बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना, बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन इट्स एम्पलीट्यूड इज। तो आपको बताना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई बॉडी है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी में एम्पलीट्यूड उसका क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सिंपली आंसर कर सकते हैं बच्चों। देखिए मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक फंडा समझाता हूँ, वैसे तो ये लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है ना। अगर आप इसका लेक्चर देखेंगे, जब भी इसका लेक्चर यूट्यूब में डलेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का, आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बेसिक सी चीज़ आपको बता के चलता हूँ। देखिएगा बच्चों, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता क्या है, मैं आपको एक बेसिक सी बात बताऊँ यहाँ पे। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते किसे हैं, कि कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में घूम रही है। तो मान लीजिए द सेंटर ऑफ द बॉडी, यहाँ पे मैं कोई पॉइंट लेता हूँ P, और ये P पॉइंट जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब इस P पॉइंट को अगर हम नीचे ट्रेस करूँ मैं इसकी पोजीशन, तो मैं ये देखता हूँ कि इस P पॉइंट की पोजीशन जो है, मान लीजिए ये N है, तो ये यहाँ से अभी X डिस्टेंस की दूरी पे है। तो ये पोजीशन जैसे जैसे यहाँ चलता है, जब ये P पॉइंट पीछे था तो N की पोजीशन यहाँ थी, ये P पॉइंट ऊपर गया तो N की पोजीशन यहाँ पे हुई, ये ऊपर गया N की पोजीशन यहाँ है। अब ये यहाँ पे जाएगा
तो n की पोजीशन यहाँ होगी, फिर ये यहाँ पे जाएगा, n की पोजीशन यहाँ होगी, फिर ऐसे ऐसे करके n की पोजीशन जो है वो यहाँ से यहाँ। तो अगर मैं इस p पॉइंट को फॉलो करूँ तो n जो है मेरा वो आप देखोगे ये n जो है वो इधर से इधर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये p पॉइंट सर्कुलर मोशन घूम रहा है तो n मेरा टू एंड फ्रो मोशन घूम रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो n का मोमेंट है बच्चों यही सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है जो एक मीन पोजीशन के अबाउट इधर और इधर ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि v जो वेलोसिटी होती है, यहाँ पे वेलोसिटी वो होती है ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आर होता है इसका रेडियस आर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस एक्स इज एन एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा कि वेलोसिटी जो है मैक्सिमम कब होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो याद रखिएगा वेलोसिटी बच्चों मैक्सिमम होती है जब x इजिकल टू आपका जीरो होता है। जब x इजिकल टू आपका जीरो होता है उस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। x इजिकल टू जीरो मतलब एम्पलीट्यूड क्या है, जीरो। तो देखिए अगर मैं x को जीरो पुट करता हूँ तो ये फॉर्मूले में आपका ओमेगा आर स्क्वायर माइनस जीरो, आर स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो ओमेगा आर। यही वेलोसिटी आपको याद होगी कि आप मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ सर्कुलर मोशन हमेशा यही पुट करते हो, v इक्वल टू ओमेगा आर। वो इसीलिए बिकॉज इट इज एट एम्पलीट्यूड जीरो। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हुआ यहाँ से x इक्वल टू आर। तो x इक्वल टू जीरो इज मिनिमम एम्पलीट्यूड, x इक्वल टू आर पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो अगर हम x इक्वल टू आर पुट करेंगे तो आप देखोगे कि v इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो व्हेन एम्पलीट्यूड इज जीरो वेलोसिटी इज मैक्सिमम। व्हेन एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है ना आपने। तो यहाँ पे बच्चों इसी हिसाब से हम लोग आंसर क्या करेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे है अ बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन इट्स एम्पलीट्यूड इज, तो आंसर क्या बोलेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड इज जीरो, ठीक है ना। और अगर बोलता जीरो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, ठीक होता। क्लियर है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बॉडी इज हैविंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोडक्ट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो बच्चों आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज पर यूनिट टाइम, तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी जब पर यूनिट टाइम है तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इट इज ऑलवेज वन, दिस प्रोडक्ट इज ऑलवेज वन। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्विंग कपल इज रजिस्टर्ड बाय। स्विंग कपल बच्चों किससे रजिस्टर्ड किया जाता है। तो याद होगा आपको स्विंग कपल हमने रेल में बताया था आपको कि स्विंग कपल क्या होता है, अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक जब फोर्सेस अनबैलेंस फोर्स हमारा लगता है, अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक जब हमारा अनबैलेंस फोर्स लगता है, दैट इज 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो तब उसके वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट रेल में आपका स्विंग कपल लगता है। ये अभी रिसेंट लेक्चर आपने यूट्यूब में देखा होगा, तो वहाँ पे हम लोगों ने इसकी बात की थी। तो इस स्विंग कपल जो है हमारा वो किसको रजिस्ट करता है बच्चों। तो याद रखिए पहला है इनर सेक्शन ऑफ द रेल्स, सेकंड साइड प्रेशर बिटवीन द फ्लेंजेस ऑफ द व्हील। तो याद रखिएगा बच्चों इनर सेक्शन ऑफ द रेल के इनर सेक्शन, ठीक है ना, और साइड प्रेशर जो लगता है दोनों को ही, जो फ्लेंजेस की वजह से साइड प्रेशर लगता है दोनों को ही रजिस्ट करता है। तो आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे। द फैक्टर विच अफेक्ट्स द क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट। बच्चों क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट क्या होती है कि वो स्पीड जहाँ पे आपकी शाफ्ट है वो मैक्सिमम वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, उस स्पीड को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट। तो वो स्पीड जो है क्रिटिकल स्पीड वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो बच्चों यहाँ पे डायमीटर ऑफ द डिस्क, स्पैन ऑफ द शाफ्ट एंड इसेंट्रिसिटी। स्पैन ऑफ द शाफ्ट। तो बच्चों यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही फैक्टर जो हैं उन पे डिपेंड करती है हमारी क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्विंग कपल इज ड्यू टू दी, स्विंग कपल किसकी वजह से है, टू सिलेंडर्स ऑफ लोकोमोटिव, पार्शियल बैलेंसिंग, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, सेकंड अनबैलेंस फोर्स। अब देखिए यहाँ पे बड़ा मुश्किल है आंसर करना कई बार, क्योंकि भाई दो सिलेंडर होते हैं लोकोमोटिव में इसलिए स्विंग कपल लगता है, पार्शियल बैलेंसिंग होती है इसलिए स्विंग कपल लगता है क्योंकि बैलेंसिंग तो पार्शियल ही है वो, ठीक है ना। लेकिन बच्चों अब जब इस तरह के आंसर्स हों और आपको एक ही चूज करना हो तो फिर सबसे ऊपर वाली कैटेगरी को चूज करो,
दैट इज ड्यू टू प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। भाई है तो वो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स का कंपोनेंट ना, तो इट इज ड्यू टू प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स के ही वजह से जो है आपका स्विंग कपल लग रहा है। क्लियर है? द पार्शियल बैलेंसिंग मीन्स, पार्शियल बैलेंसिंग मतलब क्या है बच्चों? द बेस्ट बैलेंसिंग ऑफ इंजन को बोलते हैं, बैलेंसिंग पार्शियली द रेसिप्रोकेटिंग मास, बैलेंसिंग पार्शियली द रिमूविंग मास, या ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों साफ है आंसर कि रेसिप्रोकेटिंग मास को पार्शियली बैलेंस करने को ही पार्शियल बैलेंसिंग बोलते हैं। तो बी रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव रिजल्ट्स इन। तो बच्चों आप सभी को पता है कि लोकोमोटिव में पार्शियल बैलेंसिंग की वजह से जो अनबैलेंस फोर्स होते हैं वो दो साइड में लगते हैं, अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्ट्रोक एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक। तो हैमर ब्लो जो है वो होता है परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक की वजह से, और अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्ट्रोक की वजह से दो इफेक्ट मिलते हैं हमें, वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट एंड स्विंग कपल। तो ए जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन ऑर्डर टू बैलेंस द रेसिप्रोकेटिंग मास, रेसिप्रोकेटिंग मासेस को बैलेंस करने के लिए वो कहता है प्राइमरी फोर्स को बैलेंस करना चाहिए, सेकेंडरी फोर्स को बैलेंस करना चाहिए, प्राइमरी कपल को, सेकेंडरी कपल को, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो बच्चों आपको पता है कि इन ऑर्डर टू बैलेंस हमने देखा था कि जो भी हमारा चाहे वो प्राइमरी फोर्स हो सेकेंडरी फोर्स हो, जब वो अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्ट्रोक लगता है तो दोनों के ही कंपोनेंट आएंगे और दोनों के कंपोनेंट से कपल भी लगेगा और फोर्सेस भी लगेगा। तो इसलिए कपल और फोर्सेस दोनों को ही बैलेंस करना जरूरी है, चाहे पार्शियली करें बट दोनों को ही बैलेंस करना पार्शियली भी जरूरी है। तो यहाँ पे ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, डी आंसर सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बच्चों सिंपल है, इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन प्राइमरी फोर्सेस आर, तो साफ है कि इट इज अ प्राइमरी बैलेंस्ड। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टार्टिंग ऑफ अ लोकोमोटिव इन एनी पोजीशन, in order to facilitate the starting of locomotive in any position, the cranks of locomotive with two cylinders are placed at following angle to each other। तो बच्चों आपको बताया था मैंने कि क्रैंक को आपको किस एंगल पे रखना होता है, तो क्रैंक शुड बी प्लेस्ड इन 90 डिग्री लैग। तो 90 डिग्री के डिफरेंस में दोनों क्रैंक को रखना होता है। जो टू सिलेंडर लोकोमोटिव इंजन होता है हमारा, उसमें क्रैंक को 90 डिग्री के डिफरेंस में रखना होता है। और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, जब भी लोकोमोटिव से कोई क्वेश्चन या बैलेंसिंग से कोई क्वेश्चन यहाँ पे बना है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इन अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन। तो बच्चों आपको पता है टोटल अनबैलेंस फोर्स हमारा क्या कहलाता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाय एन। उसमें जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर का तो क्या हो जाता है, प्राइमरी हो जाता है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और सेकेंडरी फोर्स हो जाता है, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स हो जाता है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाय एन। तो ये तो हमारा सेकेंडरी है बच्चों, और हमारा बी जो है वो हमारा प्राइमरी है। तो यहाँ वो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स कह रहा है, तो बी रहेगा करेक्ट आंसर। हाउ डज एन ऑटो रिक्शा टेक्स ए शार्प टर्न। ऑटो रिक्शा बच्चों शार्प टर्न कैसे ले लेता है? इट्स हैज द डिफरेंशियल मैकेनिज्म, बिल्कुल भी नहीं। इट द टायर स्लिप ड्यूरिंग टर्न्स, बिल्कुल नहीं। पावर ट्रांसमिटेड टू ओनली वन ऑफ द व्हील। तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है, काफ़ी पहले बचपन से भी पढ़ा जाता है ये, कि ऑटो रिक्शा जो शार्प टर्न लेता है वो इसलिए लेता है बिकॉज पावर उसकी सिर्फ एक ही व्हील में ट्रांसमिट हो रही होती है, दूसरा तो जस्ट फॉलो करता है। तो पावर ट्रांसमिट इन वन व्हील, तो आपको सिर्फ वन व्हील को ही रोटेट करना है, दूसरा उसी हिसाब से घूमेगा जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो पावर ट्रांसमिटेड टू ओनली वन ऑफ द व्हील विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे अब कैम प्रोफाइल के क्वेश्चंस हैं। अ कैम मैकेनिज्म इम्पार्ट्स फॉलोइंग मोशन। कैम में किस तरह का मोशन होता है बच्चों? कैम मैकेनिज्म ही बोलता है, तो फिर आपको आंसर ऑल ऑफ दीज करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा मैकेनिज्म किस तरह का मोशन करता है, रोटेटिंग, ऑसिलेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग, सभी। तो ऑल ऑफ दी अबव। तो वैसे ये सही मायने में क्वेश्चन होना चाहिए था कैम फॉलोवर मैकेनिज्म। ठीक है ना? तो मैं इस क्वेश्चन को कैम फॉलोवर कर देता हूँ, बट जहाँ से भी ये क्वेश्चन लिया हुआ है आई डोंट नो, कि ध्यान नहीं मुझे कि ये बुक से है या पेपर से है। तो करेक्ट तो यही है बच्चों कि कैम फॉलोवर मैकेनिज्म अगर पूछे तो इट इम्पार्ट्स फॉलोइंग मोशन, या सिर्फ फॉलोवर पूछे तो भी सारे ऑप्शन आएंगे। ठीक है? लेकिन सिर्फ कैम पूछे तो सिर्फ रोटेटिंग आना चाहिए और कोई नहीं। ठीक है? तो यहाँ पे कैम फॉलोवर मैकेनिज्म अगर मैं बोलता हूँ तो दैट विल बी ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर तब हो जाता है इसमें। ठीक है? उस केस में आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है? तो मैंने आपको सारे केस बता दिए किस किस केस में क्या क्या आंसर रहना चाहिए। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रेशर एंगल इन केस ऑफ अ कैम। कैम के केस में प्रेशर एंगल कब मैक्सिमम होता है बच्चों? तो याद रखिएगा कैम के केस में प्रेशर एंगल मैक्सिमम होता है, और जहाँ पे प्रेशर एंगल मैक्सिमम होता है उस पॉइंट को बच्चों हम पिच पॉइंट बोलते हैं। तो दैट एंगल मैक्सिमम प्रेशर एंगल इज 30 डिग्री, अबाउट 30 डिग्री।
20-25 से 30 डिग्री के आसपास, तो दैट इज प्रेशर एंगल। तो उसी पॉइंट को हम लोग पिच पॉइंट भी बोलते हैं बच्चों। अगर पिच पॉइंट पूछता है तो आंसर आप कर सकते हैं कि द एंगल वेयर द एंगल इज मैक्सिमम। कैम एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल, कैम एंगल बच्चों क्या कौन से एंगल हैं, तो याद रखिएगा कैम एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम फॉर अ डेफिनेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोवर। फॉलोवर के एक डेफिनेट डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना एंगल ऑफ कैम रोटेट करता है उसको हम कैम एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये रहेगा इसका करेक्ट आंसर। एंगल ऑफ ड्वेल ऑफ अ कैम इज डिफाइंड एज द, बच्चों ड्वेल एंगल किसे बोलते हैं, ड्यूरिंग विच द फॉलोवर रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन, बिल्कुल नहीं, ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम फॉर डेफिनेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोवर, through which the cam rotates through the period in which the follower remains in the highest position, moved by the cam for a beginning of ascent to the, तो बच्चों D और A तो बिल्कुल भी नहीं है। अब B और C में आपको डिसाइड करना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो बच्चों B यहाँ पे कह रहा है कि is defined angle of dwell of cam is defined as the angle of rotation of the cam for a definite displacement of the follower। तो बच्चों एक डेफिनेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोवर के लिए जो एंगल ऑफ रोटेशन उसे एंगल ऑफ ड्वेल कहते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो उसको कहते हैं जहाँ पे किसी पोजीशन पे अगर पहुंचता है फॉलोवर, आपका हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचता है, तो वो उस पोजीशन पे फिर उसी पोजीशन पे टिका रहता है, तो उस उतने एंगल ऑफ रोटेशन के लिए जिसपे वो उसी पोजीशन पे रहे, तो उसको हम लोग एंगल ऑफ ड्वेल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या रहा है, सी पार्ट थ्रू विच द कैम रोटेट्स ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द फॉलोअर रिमेन्स इन द हाईएस्ट पोजीशन, तो वो उस हाईएस्ट पोजीशन पे रिमेन रहे, तो उसको हम लोग एंगल ऑफ ड्वेल बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो है वो सी वाला जो है करेक्ट आंसर होगा। थ्रो ऑफ अ कैम इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम, कैम का जो थ्रो है बच्चों वो किस से हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस लेके चलते हैं। तो याद रखिएगा पहले हम बेस सर्कल ड्रॉ करते हैं, फिर बेस सर्कल के पॉइंट से ही कैम का थ्रो जो है हम लोग लेके चलते हैं। तो थ्रो ऑफ अ कैम इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम बेस सर्कल, ठीक है ना, फ्रॉम बेस सर्कल। तो वो पॉइंट भी आ गया बच्चों क्वेश्चन में जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। द पिच पॉइंट ऑन अ कैम इज, पॉइंट पिच पॉइंट कहाँ होता है कैम में, तो एनी पॉइंट ऑन द पिच कर्व, द पॉइंट ऑन द कैम विच कर्व हैविंग द मैक्सिमम प्रेशर एंगल एंड एनी पॉइंट ऑन द पिच सर्कल। तो याद रखिए बच्चों क्या बताया था, जहाँ पे प्रेशर एंगल आपका मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पे हम लोग कहते हैं पिच पॉइंट। ये क्वेश्चन भी पेपर में काफी आया बच्चों। तो कैम फॉलोवर जनरली यूज इन ऑटोमोबाइल इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा कैम फॉलोवर यूज होता है, दैट इज योर स्फेरिकल फेज फॉलोवर, ठीक है ना, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन भी जो है हमारा वो कम एक्ट करता है ड्यू टू स्मॉल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो एक पॉइंट होता है, तो इसलिए वो स्फेरिकल फेज फॉलोवर हम लोग यूज करते हैं ऑटोमोबाइल इंजन में। ये क्वेश्चन अभी तक पेपर में आया तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट है इसलिए था। कैम फॉलोवर यूज जनरली यूज इन एयरक्राफ्ट इंजन, एयरक्राफ्ट इंजन में जनरली कौन सा कैम फॉलोवर यूज होता है, तो बच्चों याद रखिएगा ड्यू टू लेस फ्रिक्शन, ठीक है ना, तो एंटी फ्रिक्शन यहाँ पे यूज होता है, एंटी फ्रिक्शन कैम फॉलोवर, दैट इज कॉल्ड रोलर फॉलोवर। तो यहाँ पे यूज होता है हमारा रोलर फॉलोवर। फॉर लो एंड मॉडरेट स्पीड इंजन द कैम फॉलोवर शुड मूव विद, तो लो और मॉडरेट स्पीड के लिए कैम फॉलोवर को मूव करना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो दैट इज ए बी सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, ये पेपर में आ रखा है बच्चों क्वेश्चन। फॉर हाई स्पीड इंजन द कैम फॉलोवर शुड मूव विद, तो हाई स्पीड इंजन के लिए बच्चों कैम फॉलोवर मूव होता है दैट इज इन साइक्लोइडल मोशन। तो देखो इसके पीछे कोई कंसेप्ट मत याद रखना, ये तो सिर्फ याद ही रखने हैं आपको, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे कैम पे जितने भी क्वेश्चन कहीं पर भी अवेलेबल थे जो आने चाहिए वो सब मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। A cam in which the follower reciprocates or oscillates in a plane parallel to the axis of the cam is known as, ठीक है ना, a cam in which the follower reciprocates or oscillates in a plane parallel to the axis of the cam is known as, बच्चों याद रखिएगा वो कैम जिसमें फॉलोवर जो है रेसिप्रोकेट करता है, ऑसिलेट करता है, ठीक है ना, प्लेन इन अ प्लेन, वो भी उस प्लेन में जो एक्सिस के पैरेलल होता है, एक्सिस ऑफ द कैम के पैरेलल होता है, उस तरह की कैम को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों दैट टाइप ऑफ कैम इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल कैम, ठीक है ना। जब आपको कैम प्रोफाइल अभी टूम में पढ़ाया जाएगा तो तब उस टाइम पे आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल कैम किस तरह की दिखाई देती है, ठीक है ना।
इन व्हाट डायरेक्शन द फॉलोअर मूव्स इन अ रेडियल कैम, रेडियल कैम में फॉलोअर की डायरेक्शन मूव होता है। तो बच्चों रेडियल कैम जो सर्कुलर घूमती है हमारी वही है रेडियल कैम, और उसका जो फॉलोअर है सीधा परपेंडिकुलर टू द कैम एक्सिस के परपेंडिकुलर में मूव करता है। तो इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कैम एक्सिस, जो हम नॉर्मली सब जगह कैम देखते ही हैं वो इसी तरह से मूव करती है। इन कैम फॉलोअर मैकेनिज्म, कैम इज अ, तो बच्चों कैम फॉलोअर मैकेनिज्म में कैम क्या है, कैम एक ड्राइवर है, ठीक है ना, कैम इज अ ड्राइवर, और बाकी फॉलोअर तो फॉलोअर ही हुआ, तो दैट इज अ ड्राइवर। ये भी क्वेश्चन बच्चों पेपर में आ रखा है। विच फॉलोअर इज नोन एज मशरूम फॉलोअर, किस फॉलोअर को मशरूम फॉलोअर बोलते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत बच्चे इसको स्फेरिकल टिक कर देते हैं, बट इट इज़ अ फ्लैट फेस फॉलोअर। फ्लैट फेस फॉलोअर का जो हल्का सा कर्व हिस्सा बनाया जाता है कॉर्नर से, तो उसे हम लोग मशरूम फॉलोअर बोलते हैं। तो दैट इज अ फ्लैट फेस फॉलोअर। द लेटरल टेपर इन द कैम प्रोफाइल इज प्रोवाइडेड, तो बच्चों कैम प्रोफाइल में लेटरल टेपर क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए हल्का सा टेपर सिर्फ इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि इसके स्ट्रेस कंसंट्रेशन को रिड्यूस किया जा सके, टू रिड्यूस स्ट्रेस कंसंट्रेशन एट दी फॉलोअर इंटरफेस। तो याद रखिएगा उसकी स्ट्रेस कंसंट्रेशन को, कि भाई कॉर्नर्स रहेंगे तो स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा डेवलप होगा, तो उसकी स्ट्रेस कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए फॉलोअर को हम लोग थोड़ा सा जो टेपर है उसके साइड्स को टेपर करके रखते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कैम प्रोफाइल में सिर्फ टेपर रखेंगे, नहीं तो फिर फॉलोअर का जो लोड है उससे वो ब्रेक हो जाएगा। कैम साइज डिपेंड्स ऑन, तो बच्चों कैम साइज किस पे डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा कैम साइज डिपेंड करता है मेनली दिस इज योर बेस सर्कल पे, ठीक है ना। जो बेसिक सर्कल होता है मेन बेसिक साइज ही वही होता है कैम का, तो कैम साइज डिसाइड करता है, डिपेंड करता है बेस सर्कल पे। कैम कन्वर्ट दी रोटेटरी मोशन इनटू, कैम रोटेटरी मोशन को किस में कन्वर्ट करता है बच्चों। तो कैम कन्वर्ट दी रोटेटरी मोशन इनटू ट्रांसलेटरी मोशन कर सकते हैं यहाँ ऑप्शन के हिसाब से। वैसे ऑसिलेटरी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ऑसिलेटरी ऑप्शन में नहीं है, तो ट्रांसलेटरी मोशन कर सकते हैं आप, टेक। लास्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे कैम के ऊपर, कि नॉर्मली कैम्स मूव विद, कैम जो जनरल नॉर्मली है वो किस वेलोसिटी से मूव करता है। तो याद रखिएगा बच्चों कैम नॉर्मली मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी।